हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 13 के रिमेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आई होप आप इससे पहले मेरे एमएमपीसी 13 के 3 वीडियोस भी देख चुके हो। अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। मैं इन सभी वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करवा रही हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, आज के वीडियो में हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, बैंकिंग लॉ एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज़ बैंकिंग लॉ एंड रेगुलेशन। देखो, इन सिंपल लैंग्वेज बैंकिंग लॉ एंड रेगुलेशन उन लॉज और रूल्स का सेट होता है जो बैंक्स की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। ओके, मतलब ये लॉज इंश्योर करते हैं कि बैंक्स फेयर, सेफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें, क्योंकि बैंक्स डायरेक्टली पब्लिक के पैसे से डील करते हैं, इसलिए उन पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाना भी ज़रूरी होता है। ओके, सो ये होते हैं बैंकिंग लॉ एंड रेगुलेशंस। अब देखते हैं व्हाई इज बैंकिंग रेगुलेटेड, मतलब बैंक को रेगुलेट क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक मनी। देखो, लोग अपनी सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो रेगुलेशन ये इंश्योर करते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे, ठीक है ना, पब्लिक का पैसा सेफ रहे। सेकेंड, मेंटेन ट्रस्ट। देखो, बैंकिंग सिस्टम ट्रस्ट पर बेस्ड होता है, तो अगर लोगों का बैंक्स पर ट्रस्ट कम हो जाए तो इससे फाइनेंशियल सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है, राइट। देन थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब बैंक्स जो है वो इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर स्टेबल रहेगा तभी इकोनॉमी भी स्मूथली फंक्शन करेगी। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स बैंकिंग रेगुलेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेफ्टी, ट्रस्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग लॉज इन इंडिया। अब थोड़ा इंडिया में बैंकिंग लॉज के डेवलपमेंट को समझते हैं। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आई है, ठीक है। कई बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ है ताकि बैंकिंग सर्विसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इकोनॉमी को भी इससे सपोर्ट मिल सके। ओके, और टाइम के साथ नए लॉज और रेगुलेशंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिससे बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने और ट्रांसपेरेंट बन पाए। सो ये तो हो गया इवोल्यूशन बैंकिंग लॉज का इंडिया में। अब देखते हैं रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का। अब आरबीआई को इंडिया का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आरबीआई की मेजर फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले तो है लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स। मतलब आरबीआई बैंक्स को लाइसेंस इशू करता है, मतलब कोई भी बैंक आरबीआई की परमिशन के बिना बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ओके, सेकेंड, सुपरविजन एंड रेगुलेशन। मतलब आरबीआई बैंक्स के ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है और ये इंश्योर करता है कि बैंक्स रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे, ठीक है। देन थर्ड, कस्टमर प्रोटेक्शन। मतलब आरबीआई कस्टमर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। देन फोर्थ, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। ओके, सो ये तो फंक्शंस होते हैं, रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन बैंकिंग सेक्टर। ओके, सो बैंकिंग रेगुलेशंस की इंपॉर्टेंस यही है कि बैंकिंग रेगुलेशंस की वजह से ही पब्लिक मनी, पब्लिक का पैसा सेफ रहता है, बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट भी बना रहता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी कम होते हैं एंड इकोनॉमी भी इससे स्टेबल रहती है, ठीक है। तो इसलिए बैंकिंग लॉज किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी 2016। तो सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज इंसॉल्वेंसी। देखो, इंसॉल्वेंसी एक ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है जहाँ कोई पर्सन या कंपनी अपने डेट्स को टाइम पर रीपे नहीं कर पाती, ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड्स में लायबिलिटीज असेट से ज़्यादा हो जाती है और बोरोअर के पास पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं होते। ओके, अब ध्यान रहे कि इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल कंडीशन है जबकि बैंक्रप्सी एक लीगल स्टेटस होता है जो कोर्ट की प्रोसेस के बाद डिक्लेयर किया जाता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं ये आईबीसी 2016 है क्या। देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो इंडिविजुअल्स और कंपनीज की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब आईबीसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और बिजनेस की वैल्यू को प्रिजर्व करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना, ठीक है। मतलब इस लॉ के आने से पहले इंसॉल्वेंसी केसेस को सॉल्व होने में कई साल लग जाते थे, लेकिन आईबीसी ने इस प्रोसेस को ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है। ओके, सो ये तो होता है
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। चलिए अब कुछ सलाइन फीचर्स देख लेते हैं आईबीसी 2016 के। मतलब आईबीसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। सबसे पहले तो है टाइम बाउंड रिजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब आईबीसी इंसॉल्वेंसी केसेस को फिक्स टाइम लिमिट में रिजॉल्व करने का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे अननेसेसरी डिलेज भी कम होते हैं। देन सेकंड, क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल। मतलब आईबीसी में मैनेजमेंट का कंट्रोल क्रेडिटर्स के पास चला जाता है, यानी क्रेडिटर्स कंपनी के फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमाइजेशन ऑफ एसेट वैल्यू। मतलब आईबीसी का ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के एसेट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, ताकि स्टेक होल्डर्स को बेटर रिकवरी मिल पाए। ओके, देन फोर्थ, सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। मतलब आईबीसी ने इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मल्टीपल लॉज को रिप्लेस करके एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क ही प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद है फास्टर रिकवरी ऑफ डेट्स। मतलब ये लॉ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ड्यूज को रिकवर करने में हेल्प करता है। देन प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब एफिशिएंट इंसॉल्वेंसी सिस्टम इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और बिजनेस एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आईबीसी के। ओके, उसके बाद है फोर पिलर्स ऑफ आईबीसी। मतलब आईबीसी का फ्रेमवर्क चार इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पर बेस्ड होता है, जिन्हें आईबीसी की फोर पिलर्स कहा जाता है। ओके, सबसे पहले तो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। मतलब ये ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, और ये डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। उसके बाद सेकंड है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। मतलब ये एजेंसीज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट और मॉनिटर करती है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। मतलब ये इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इससे डिस्प्यूट्स भी कम होते हैं और इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल भी रहती है। ओके, देन होती है कुछ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़। मतलब ये अथॉरिटीज़ इंसॉल्वेंसी केसेस का डिसीजन देती है। ठीक है, तो ये फोर इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं आईबीसी के। ओके, सो इन कंक्लूजन आईबीसी की इंपॉर्टेंस यही है कि आईबीसी की वजह से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फास्ट हुआ है, बैंक्स को रिकवरी में भी हेल्प मिली है, एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो होती है एनपीए उनको भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ है एंड बिजनेस एनवायरनमेंट भी इंप्रूव हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज प्राइवेसी। देखो, प्राइवेसी का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल का अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल लाइफ पर कंट्रोल रखना। ठीक है, मतलब हर पर्सन का ये राइट होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, किसके साथ शेयर करनी है और कैसे यूज़ की जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। सो देखो, ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्राइवेसी मेनली फिजिकल स्पेस तक लिमिटेड थी, लेकिन डिजिटल एरा में प्राइवेसी का स्कोप काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है। तो अब आगे समझते हैं हम इसके बारे में। चलिए अब समझते हैं प्राइवेसी एज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट इन द डिजिटल कॉन्टेक्स्ट। देखो, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हुआ है। मतलब आज हम इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जिससे ह्यूज अमाउंट में पर्सनल डेटा जनरेट होता है। इससे डिजिटल प्राइवेसी भी एक मेजर कंसर्न बन चुकी है। सो अब हम ये देखेंगे कि प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ है, स्पेशली डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो, सबसे पहले तो है इंक्रीज डेटा कलेक्शन। मतलब कंपनीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूजर्स का डेटा कलेक्ट करती है, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेज बिहेवियर। ठीक है, अब इस डेटा का यूज सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए भी होता है और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी। राइट। सेकेंड, रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस। मतलब जब पर्सनल डेटा अनऑथोराइज पर्सन के पास चले जाए तो इससे डेटा इसको डेटा ब्रीच कहते हैं। अब डेटा ब्रीचेस भी से आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड्स का रिस्क भी बढ़ जाता है इससे। ओके, देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, इन सब के यूज़ ने डेटा प्रोसेसिंग को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, लेकिन साथ ही प्राइवेसी कंसर्न्स भी इससे इंक्रीज हो गए हैं। देन नीड फॉर स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन। मतलब डिजिटल इकोनॉमी में प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज और रेगुलेशंस की भी ज़रूरत होती है। इसी वजह से तो दुनिया भर की कंट्रीज डेटा प्रोटेक्शन लॉज बना रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया। मतलब इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या फ्रेमवर्क है, कौन कौन से एक्ट्स पास हुए, कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं। देखो, सबसे पहले तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंडिया में डिजिटल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट 2000 को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये साइबर क्राइम्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को लीगल रिकॉग्निशन देता है। देन सेकंड, कुछ डेटा प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं जो जैसे डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ डेटा प्रोटेक्शन लॉज की भी नीड फील हुई है। अब इन लॉज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना,
डेटा के मिसयूज़ को रोकना, ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। ओके, देन राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, मतलब डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे राइट टू एक्सेस डेटा, राइट टू करेक्शन ऑफ डेटा, राइट टू इरेज डेटा इन सर्टेन केसेस, और राइट टू इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। ओके, देन ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस डेटा कलेक्ट करती है उन्हें यूज़र कंसेंट लेना होता है, डेटा सिक्योरली स्टोर करना होता है, एंड डेटा मिसयूज से भी बचाना होता है। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिबल मैनर में डेटा प्रोसेस करना होता है। सो ये तो हो गया डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया। सो देखो, स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क से इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी प्रोटेक्ट होती है, साइबर फ्रॉड्स कम होते हैं, डिजिटल ट्रस्ट इंक्रीज होता है, एंड सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी भी डेवलप होती है। तो ये तो इंपॉर्टेंस हो गई डेटा प्रोटेक्शन की। ठीक है, चलिए बातें हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज एंड सस्टेनेबिलिटी। तो सबसे पहले तो देखते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज क्या होते हैं। देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज वो लॉज है जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। ठीक है, अब इन लॉज का ऑब्जेक्टिव होता है कि इंडस्ट्रीज और बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ तो करे, लेकिन एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट ना करे, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नुकसान ना पहुंचाए। अब आज के टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करना बिना फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को अफेक्ट किए। ओके, अब देखो एनवायरमेंटल लॉज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये लॉज फॉरेस्ट, रिवर्स, एयर, वाइल्ड लाइफ इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रीज से होने वाले एयर और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इंश्योर करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन साथ साथ चले। देन पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, मतलब क्लीन एनवायरनमेंट डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, एनवायरमेंटल लॉज डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस मेंटेन करते हैं। ओके, अब कुछ मेजर एनवायरमेंटल लॉज देख लेते हैं इन इंडिया। सबसे पहला लॉ तो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो, इंडिया का अम्ब्रेला लेजिस्लेशन माना जाता है इस लॉ को, मतलब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। ठीक है, देन सेकेंड, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये एक्ट एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, मतलब इंडस्ट्रीज को एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं ताकि हार्मफुल गैसेस कम रिलीज हो। ठीक है, देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। अब इस एक्ट का पर्पस होता है रिवर्स, लेक्स और अदर वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूशन से बचाना। देन उसके बाद एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये एक्ट फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन और डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो ये कुछ मेजर एनवायरमेंटल लॉज होते हैं इन इंडिया। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फेमा। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज फेमा। देखो, फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब फेमा से पहले मतलब एक एक्ट हुआ करता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको रिप्लेस करके ये एक्ट आया है फेमा। फेरा जो था वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नेचर का था, जबकि फेमा एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड और लिबरल लॉ है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, फेमा का ऑब्जेक्टिव है फॉरेन ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना और इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ फेमा, मतलब फेमा के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, मतलब फेमा जो है वो फॉरेन करेंसी के परचेज, सेल और ट्रांसफर को रेगुलेट करता है। ओके, सेकेंड, फैसिलिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को ईजी बनाता है। देन थर्ड, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी रेगुलेट करता है। देन फोर्थ, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब फेमा ये इंश्योर करता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एफिशिएंटली और स्मूथली फंक्शन करे। देन फिफ्थ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो गाइज दैट्स इट फॉर MMPC 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। हमने अब तक MMPC 13 के ऑलमोस्ट सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इन 4 वीडियोस में। सो इन टॉपिक्स को बिल्कुल मिस मत करना, और अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।